ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे आपको इस बुलेटिन में हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। बाढ़ बारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। केंद्र और 4 राज्यों से जवाब मांगा है। नदियों में बहती हुई लकड़ियों का जिक्र करते हुए सीजेआई ने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की चिंता भी, इस पर आशंका भी जाहिर की है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। यमुना बाजार के राहत शिविरों में भी पानी घुस गया है। पंजाब में भी बाढ़ भयंकर है इस वक्त। कृषि मंत्री शिवराज सिंह पहुंचे किसानों के बीच। आपको पूरी जानकारी आगे देंगे। तीसरी खबर, पटना में बेखौफ बदमाश की खौफनाक हरकत से जुड़ी हुई मनेर इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और महाराष्ट्र के भिवंडी में रील के चक्कर में पति ने अपनी पत्नी को मार डाला, सिर काटकर नाले में फेंक दिया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां एक पेट्रोल पंप पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेटे के साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आई एक मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी पेट्रोल भरवा कर आ रही कार ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। महिला का बेटा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा था तो बुजुर्ग मां पेट्रोल पंप पर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगी। तभी महिला के पीछे पेट्रोल भरवा रहा स्विफ्ट कार वाला आया और महिला को रौंद दिया। कार महिला के ऊपर चढ़ गई और महिला कार के नीचे घिसटती रही। चीख पुकार सुनकर जब तक लोग भागे दौड़े आए और महिला को बाहर निकाला, महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की पहचान मुन्नी देवी के रूप में हुई है, जो हनुमान नगर जगदीशपुरा की रहने वाली थी। मथुरा में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को प्रशासन ने गिरा दिया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। टंकी को लेकर इलाके में पहले डर का माहौल था और इस तरह गांव वालों का डर दूर हो गया। सच्चे दरबार की जय। एक झटके में पानी की टंकी भरभराकर एक ही जगह बैठ गई। ये पानी की टंकी मथुरा के अडीन गांव में गिराई गई, जिसे गांव वालों ने जर्जर होने के बाद गिराने की मांग की थी, क्योंकि जर्जर होने की वजह से टंकी के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। लिहाजा प्रशासन ने पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ टंकी को गिरा दिया। एक तो जर्जर टंकी, ऊपर से भारी बारिश अच्छी इमारतों को कमजोर कर देती है। ऐसे में जर्जर टंकी के गिरने से लोगों ने राहत की सांस ली। आज के दौर में सोशल मीडिया जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी हैं। सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के मैहर से सामने आया है, जहां पिटाई का वीडियो शेयर करने से युवक ने फांसी लगा ली। मारपीट का ये वीडियो 1 सितंबर का है। जमीन विवाद में चाचा ने अपने भतीजे विक्रम की पिटाई की। मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो देखकर युवक को बेइज्जती महसूस हुई। बंद कमरे में जाकर उसने फांसी लगाई। परिवार वाले जब तक युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, उसने दम तोड़ दिया। मेरे भतीजों को बेड़ के मारे, पहले बड़े वाले को बेड़ के मारे, फिर वो बेहोशी हालत में निकला है, फिर इसके बाद छोटे वाले को भी मारे, बहुत मारे, मारते मारते उसको मार ही डाले। युवक की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में बस स्टैंड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बस धुआं कर जलने लगी। बताया गया कि बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक बस से भिड़ गई, जिसके बाद पहले बाइक पे आग लगी और फिर बस में भी आग फैल गई। बस में आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में करीब 10 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आग भड़कने से पहले ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक पूरी बस जलकर राख हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक शख्स पेड़ पर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर रहा था।
सुसाइड के लिए युवक पेड़ पर चढ़ा और फंदा लगाने लगा, लेकिन तभी पुलिस देवदूत बनकर वहां पहुंच गई। अरे क्या कर रहे हो भाई? फांसी लगा रहा हूं। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक युवक सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी नरेश चंद्र निगम मौके पर पहुंच गए और युवक की तलाश शुरू की। ये है गाड़ी, हाँ देखो इसके अगल बगल ही होगा कहीं। लगाओ टार्च, अगल बगल देखो, इधर देखो। या अरे ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है। पुलिस ने सुसाइड करने का कारण पूछा तो युवक ने परिवार वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। अरे क्या कर रहे हो भाई? फांसी लगा रहा हूं। क्यों? मैं अपने माता पिता से परेशान रहा था, भाई से। क्यों? कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ घर है? हमारी क्या नाम है तुम्हारा? रामकेश। तुमसे डरात का? अरे नहीं डराते हो, कोई बात नहीं। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी युवक नीचे नहीं आ रहा था। नीचे आ जाओ, नीचे आओ। अरे नीचे छोड़ो, रस्सी छोड़ो। काफी मान मनोबल के बाद युवक नीचे आया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को बुलाकर उसे सौंप दिया। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, वो दिल्ली जिसके अंदर यमुना का पानी घुसपैठ कर चुका है। दिल वालों की उस दिल्ली पर अब पूरे देश को तरस आने लगा है। दिल्ली में 2023 की बाढ़ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब गाड़ियों के साथ साथ पानी भी दिखाई देने लगा है। और यमुना के पानी के साथ ही दिल्ली के लोग अपने दफ्तर आ जा रहे। कश्मीरी गेट की सड़कों तक यमुना की घुसपैठ दिखाई दी। पानी से बच बचाकर लोग चल रहे थे। सड़कों के दोनों तरफ आपको देखिए यमुना का पानी है, मगर आगे मोनेस्ट्री है। कश्मीरी गेट जो सबसे व्यस्ततम सड़कों में आता है, वहां पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी है। कश्मीरी गेट के बाद सिविल लाइंस और रिंग रोड तक यमुना का पानी आया, जिसे रोकने के लिए बोरियों में रेत भरकर रखी जा रही थी। सैंडबैग जो लगाया गया है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी जो देखिए घुटने तक पानी फिलहाल रिंग रोड पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना ने सड़कों पर गाड़ियों की जगह ले ली है। सड़कों के साथ यमुना का पानी दिल्ली सरकार के करीब भी पहुंच चुका है। दिल्ली सचिवालय, जहां दिल्ली सरकार के तमाम सरकारी दफ्तर मौजूद हैं, वहां भी यमुना के पानी की घुसपैठ हो चुकी है। नदी के बहाव ने एक दीवार तोड़ डाली है, जिसके बाद पानी अब सरकारी दफ्तरों के पास पहुंच गया है। जिसके बाद पानी सचिवालय की सड़क तक आ गया था। मतलब जिस रास्ते से दिल्ली सरकार के अफसर अपने दफ्तर जाते हैं, वो भी यमुना के कब्जे में आ गया। जो दीवार आप देख रहे हैं जिससे पानी इधर बहता हुआ नजर आ रहा है, दीवार के उस तरफ यमुना नदी है और दीवार के इस तरफ ये सचिवालय का हिस्सा है। दीवार तोड़कर अंदर आ रही यमुना के पानी को निकालने के लिए अफसरों ने बड़े बड़े पंप लगवाए। तमाम कोशिशों के बावजूद पानी भी अंदर घुसता गया और उसे बंद करने के लिए यहाँ पर ये सीमेंट बालू के बोरियां लाई गई हैं, सैंडबैग्स लाए गए हैं, ताकि उस रिसाव को किसी तरीके से रोका जा सके। सचिवालय में आज सुबह से ही बोरियों के जोर से पानी रोकने की कोशिश हुई। तो बारिश ने दिल्ली में प्रशासन की पोल भी खोलकर रख दी। दिल्ली से सोनीपत की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। जिस फ्लाईओवर से हर रोज हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती थी, वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया है। गड्ढे से लोगों को सावधान करने के लिए पत्तियों को उसके इर्द गिर्द रखा गया, ताकि आने जाने वाले लोग सावधान रहे। फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से धंस चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ पर हादसा हुआ था, जब ये जो सामने आपको ऑटो दिखाई दे रहा है, ये ऑटो ये जो पूरा धंसा हुआ हिस्सा है, इसके अंदर आ गया था। दिल्ली के जिस कश्मीरी गेट ISBT से देश भर में लोग सफर करते हैं, वहाँ की पुलिस चौकी ही पानी में डूब गई। इस समय हम ISBT पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुटने तक फिलहाल पानी आ गया है। हालात इतने खराब हैं कि पानी की वजह से बसें सड़क पर फंसी रही। ये बस जो है वो खराब हो गई है, जिसके कारण पीछे लंबा जाम देखने को मिल रहा है। सवारी भी है, पानी की वजह से खराब, पानी की वजह से दिक्कत आई है। सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली को यमुना ने घेर लिया। अब दिल्ली वालों की दिल्ली लाचार है। और लाचारी भी इस कदर है कि अगर आप देखेंगे तो आपको दिल्ली के लोगों पर तरस आ जाएगा। बेचारे वो लोग जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं, उनके घरों का नामो निशान मिट चुका है। यमुना के किनारे वाली सड़कों पर अब गाड़ियां नहीं, NDRF की नाव चल रही है। NDRF की टीम ये पता लगाने में लगी रही कि कहीं कोई नदी किनारे फंसा तो नहीं है। NDRF को भरोसा है कि अब पानी कम होने लगेगा, लेकिन वजीराबाद के लोगों की मुसीबत का कौन साथी बने, इन्हें तो जान बचाने के लिए घर की छतों पर रहना पड़ रहा है।
जो चारपाई है वो पूरी चारपाई डूब चुकी है, घरों के अंदर लगातार पानी घुस चुका है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर इस वक्त अम्बेडकर नगर की। यही हाल सिविल लाइंस का रहा। वहाँ के बोला रोड इलाके में सड़क के किनारे नाव के ऊपर लोग दिखे। वो आखिरी दरवाजा जो कि रोका जाता था दिल्ली में पानी, लेकिन वो सभी गेट्स इस वक्त यहाँ पर खुले हुए हैं। दिल्ली में यमुना के रौद्र रूप में पानी को बहने देना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए हर डैम के गेट खोले गए हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना के पानी के लेवल को देखें तो पता चलेगा कि ये दिल्ली में तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ है। यमुना में 205 मीटर पर खतरे का निशान है और आज सुबह 8 बजे यमुना नदी 207.47 मीटर तक बह रही थी। इससे पहले साल 2023 में नदी में पानी का लेवल 208.66 मीटर था, जो इतिहास का सबसे ज्यादा लेवल रहा। उससे पहले 1978 की बात करें तो दिल्ली में यमुना 207.49 मीटर तक चली गई थी। तो आंकड़े देखें तो इस बार यमुना में पानी का लेवल तीसरा सबसे ज्यादा है। अब बात करेंगे एक चेन स्नैचर की, जिसे उस वक्त अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगनी पड़ गई जब लोग उसे पकड़कर मारने लगे। नाराज महिला ने हेलमेट से मार मारकर उसे अधमरा कर दिया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। आक्रोशित महिला हेलमेट से मार रही थी और दूसरा व्यक्ति बांस से पिटाई कर रहा था। एक तरफ महिला लगातार हेलमेट से प्रहार कर रही थी तो दूसरी तरफ एक ही बांस से बारी बारी कई लोग उसे पीट रहे थे। पहले चेक शर्ट वाले ने पीटा, फिर वहां बनियान में मौजूद दूसरे व्यक्ति ने पीटना शुरू कर दिया। वो थक गया तो तीसरा व्यक्ति सामने आया और मारने लगा। आरोपी सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। मार खाने वाले पर आरोप है कि इसने अपने साथी के साथ मिलकर इस महिला की चेन छीनने की कोशिश की। जब महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे गोली मार दी, जिससे एयरफोर्स में तैनात सैनिक घायल हो गया। लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। फिर क्या था, महिला हेलमेट से मारने लगी और वहां मौजूद लोगों ने भी इसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में छिनैती करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक ग्राम प्रधान की गुंडई का वीडियो सामने आया, जिसमें वो मामूली सी बात पर 2 युवकों के साथ तालिबानी हरकतें करता हुआ नजर आया। ये उसी तालिबानी हरकत की तस्वीरें हैं। जितनी ताकत है उतनी ताकत से मार रहे हैं। ऐसी पिटाई तो शायद जानवरों की भी कोई ना करे, लेकिन आरोप है कि पीटने वालों में एक ग्राम प्रधान है जो इस पूरे पिटाई कांड का मास्टरमाइंड है। उसी के इशारे पर यह हैवानियत हो रही है। एक तरफ एक युवक को पकड़ कर रखा है तो दूसरे पर ताकत आजमाइश हो रही है, वो भी गुर्गों के साथ। इन युवकों का गुनाह सिर्फ इतना था कि प्रधान के पिता को इन दोनों युवकों की वजह से धक्का लग गया था। इसी बात पर बहस आगे बढ़ी तो हैवानियत तक बात पहुंच गई। घटना कौशाम्बी के फकीराबाद चौराहे की बताई जा रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पति ने सिर काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सिर को नाले में फेंक दिया, जिसे देखने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। नाले में पड़ा कटा सिर लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और 24 घंटे के भीतर महिला की पहचान करके पति तहा इम्तियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि पत्नी रील बनाती थी, जिसकी वजह से अक्सर झगड़ा होता था, जबकि ससुराल वालों का कुछ और ही आरोप है। उसका सारा मसला सिर्फ मेरे बच्चे से था। इससे उसको बोलती थी कि यानी मैं तेरे बेटे को जान से मार डालूंगी, तेरे बेटे को ही मारूंगी, तेरे को मार के तेरे घर वाले लोग को फंसा दूंगी मैं। सिर तो बरामद हो गया, लेकिन बाकी बॉडी का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश में जुटी है। परवीन ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत इतना खौफनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने आगे जा रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का कचूमर बन गया। ट्रक से टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक के अंदर घुस गया। कार बुरी तरह पिचक गई और कार सवार सभी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। शवों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर को मंगाया गया और कार को गैस कटर से काटकर पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। पत्नी का फोन आ रहा है, पत्नी का उठेगा।
हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? परसा थाना से हम बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड का मोबाइल है तो आपको आना, आप लोग यहाँ आ जाइए। परसा थाना अंतर्गत पुनपुन NH पे 5 लोग गाड़ी में थे, 5 एक्सपायर हो गए। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग पटना के कुर्जी इलाके के रहने वाले थे। ये सभी फतुहा से पटना लौट रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। भारत के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि SCO समिट के दौरान रूस ने भारत को सस्ती कीमत पर और ज्यादा तेल देने की पेशकश की है। खबर है कि रूस भारत को $3 से $4 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे सकता है। फिलहाल रूस से तेल खरीदने पर भारत को $2.5 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही रूस ने भारत को तेल की सप्लाई 10 से 20% तक बढ़ाने की भी बात कही है। यानी भारत अब हर दिन रूस से 1.5 से 3 लाख बैरल ज्यादा तेल खरीद पाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की नई डील भी हुई है। आपको यहां यह भी बता दें कि इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। पीएम मोदी की मां को गाली के खिलाफ बिहार बंद पर लालू यादव भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि बिहारियों को हल्के में ना लें गुजराती। बिहार बंद को शर्मनाक बताते हुए लालू यादव ने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी वालों को आदेश दिया कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों, बेटियों को गाली दो? लालू यादव ने राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पत्रकारों को रोकने, गालियां देने का जिक्र करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा और मवाली कहा। साथ ही चेतावनी दी कि गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न लें, ये बिहार है। इसके जवाब में बीजेपी ने लालू यादव पर पलटवार किया। लालू यादव एक नफरती सोच के, गंदी सोच के इंसान रहे। जब बिहार में सत्ता में थे तो बिहार को ऊंच नीच जात पात में बांटा, बिहारियों को लड़वाया और आज की तारीख में वो बिहारी गुजराती राज्यवाद लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। देश में कहीं भी बंद के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को छूट होती है, लेकिन बिहार में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी क्या बोल रहा है? कहाँ जा दिया जाएगा? ये वीडियो बिहार के फतेहपुर नगर पंचायत का है। बिहार बंद के दौरान गर्भवती महिला को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया और दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए दबाव बनाने लगे। अरे मरीज है तो हो जाइए, पहले तो मालूम था। क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है। हल्तियार है, उसको दर्द हो रहे थे। काफी देर तक सड़क पर गाड़ी को रोक कर रखा गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, पूरे देश में वायरल हो गया और इसी वीडियो के जरिए आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। और बिहार बंद के दौरान औरंगाबाद का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा देने जा रही एक छात्रा को रोक दिया। छात्रा के साथ खड़ा युवक लड़की का एडमिट कार्ड दिखाते हुए बार बार गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शनकारी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। छात्रा ओबरा औरंगाबाद से पटना में परीक्षा देने पहुंची थी। 3 बजे से एग्जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। एडमिट कार्ड दिखाने के बाद भी छात्र के लिए रास्ता नहीं खोला गया। किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। इस बात से नाराज छात्रा और युवक ने सरकार की आलोचना की। इस पर आरजेडी ने बीजेपी को घेरा, साथ ही एक और वीडियो पोस्ट करते हुए बंद पर सवाल खड़े किए। आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता एक पत्रकार से बदसलूकी करते नजर आए और पत्रकार को गालियां भी दी। धक्का मुक्की में पत्रकार का माइक जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। मैक्सिको में तूफान लोरेना के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी। तूफान लोरेना के कारण सबसे ज्यादा तबाही मेक्सिको के काबो सान लुकास में देखने को मिली। रिजॉर्ट सिटी काबो सान लुकास में सड़क पर खड़ी एक कार तो लहरों के साथ बहने लगी। पानी की तेज धारा की वजह से एक बाइक सवार भी बहने लगा।
आगे आगे बाइक बह रही थी, पीछे पीछे बाइक सवार बह रहा था। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। हालांकि बाइक सवार को बचा लिया गया। राजस्थान के अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कुछ हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ मिलकर एक हॉस्टल पर छापेमारी की तो नजारा हैरान करने वाला था। बच्चे रोने लगे और डर के मारे छत से कूदने की जिद करने लगे। बेटा हाथ पैर टूट जाएंगे, ऊपर से मत कूदो, हम तुम्हारे लिए आए, ऊपर से मत कूदो, लग जाएगी। बैठे रहो। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि MIA थाना क्षेत्र के सैयद कॉलोनी में बच्चों का अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जाता है। इस हॉस्टल में करीब 60 बच्चे हैं जो हिंदू परिवारों से। आरोप है कि बच्चों को पैसे का लालच देकर उन्हें धर्म विशेष के खिलाफ भड़काया जाता है। धर्मांतरण के इस खेल में तमिलनाडु की एक संस्था का नाम आ रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फादर अमृत और सोनू नाम के एक आरोपी को डिटेन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ धार्मिक ग्रंथ और किताबें जब्त की हैं। मामले की तफ्तीश जारी है। पंजाब के फाजिल्का में NDRF की टीम ने बाढ़ में डूब रहे 2 भाइयों की जान बचा ली। दोनों भाई ट्यूब के सहारे बाढ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाढ़ में डूबते ही जा रहे थे। NDRF के जवानों को देखकर दोनों भाइयों ने मदद के लिए पुकार लगाई, जिसके बाद NDRF के जवान तुरंत इनके पास पहुंचे और दोनों भाइयों को डूबने से बचा लिया। ये देखिए एक टायर की जो ट्यूब है उस पे ये लोग टिके हुए हैं। अब इन लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अंदाज़ा इन लोगों की ज़िंदगी का लगा सकते हैं हम। टायर का ट्यूब दोनों भाइयों के लिए वरदान साबित हुआ। अगर ट्यूब न होता तो दोनों भाई बाढ़ में डूब जाते और इनकी जान भी जा सकती थी। 37 साल बाद पंजाब में बाढ़ से भयानक तबाही मची है। पंजाब के सभी 23 जिलों के करीब 1400 गाँव ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 4.5 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों का और बुरा हाल है। फाजिल्का के मातम नगर गांव को बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग या तो घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। ये जो ग्रामीण हैं ये कहाँ जा रहे हैं? फाजिल्का शहर जा रहे हैं? ये अपने अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। कल लॉसमेंट हुई सी, पिछो फोन आया सीगा कहीं देखे पानी बदल चुका है, तां करके जा रहे हैं अपने अपने रिश्तेदारों से। बाढ़ बारिश ने पूरे पंजाब को उजाड़ कर रख दिया है। फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। हालांकि आपदा के बीच मदद का मरहम लगाने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचे और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चिंता मत करो, कोशिश करेंगे कि संकट से पार निकाल के आपको ले जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के गुरदासपुर जिले भी गए। शिवराज सिंह चौहान खेतों में खुद पैदल चलकर गए और बाढ़ बारिश से हुई बर्बाद हुई फसल का उन्होंने जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने नंगे पैर खेतों में जाकर खुद बारिश से बर्बाद हुई मक्का की फसल देखी। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। ये जख्म ऐसा है बाढ़ का जिसको भरने में समय लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ की जनता का साथ देने में और इस संकट से जनता को निकालने में। गुरदासपुर पहुंचने से पहले शिवराज सिंह चौहान अमृतसर में थे। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने खेतों में जाकर खराब फसलों का जायजा लिया। कितने दिन से डूबी है ये? 26 तारीख की डूबी है। 26 तारीख से अब तक डूबी है। आज पानी फिर चढ़ गया था। आज बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। अब ये तो जड़ खत्म हो गई। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। अनुमान है कि बाढ़ बारिश ने 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल को बर्बाद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब दौरे पर रहे। अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल नाव पर बैठकर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेते दिखे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार हर किसान परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जाएगी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में चलने वाली रेलवे कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हैं, जिनमें स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। शहर की गलियों में पटरियों पर दौड़ने वाली रेलवे कार जैसे ही हादसे का शिकार हुई, वहां धुएं का गुबार छा गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे।
पास खड़ी दूसरी रेलवे कार में सवार यात्री कूदकर भागने लगे। हादसा होते ही कई लोग वहां दौड़कर पहुंचे और रेलवे कार में सवार यात्रियों को निकालने में जुट गए। रेलवे कार इतनी बुरी तरह टूट फूट गई थी कि लोगों को उसमें से निकालना बड़ी चुनौती बन गई। कुछ ही देर में रेस्क्यू और मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से निकाला गया। पुलिस ने बताया कि रेलवे कार पटरी से उतरकर पास की इमारत से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलवे कार के परखच्चे उड़ गए। लिस्बन में चलने वाली इस कार को फनिक्यूलर के नाम से जाना जाता है और ये 130 साल से वहां की सड़कों पर दौड़ रही है। सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। जीएसटी में अब सिर्फ 5 और 18% वाले टैक्स स्लैब होंगे। सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। हालांकि लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। इसका फायदा आम जनता को 22 सितंबर से मिलेगा। नवरात्रि के पहले दिन जैसे ही नई दरें लागू होंगी तो आपका हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, डेयरी उत्पाद, बर्तन, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। छात्रों के लिए मानचित्र, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, कॉपी, नोटबुक, रबर भी सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एसी, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन भी सस्ती हो जाएगी। बाइक कार चलाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि पेट्रोल कार 1200 सीसी तक, डीजल कार 1500 सीसी तक, मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, 3 पहिया वाहन और मालवाहक गाड़ियां भी सस्ती होगी। स्वास्थ्य और इलाज को सस्ता बनाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। अब स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ऑक्सीजन, नजर का चश्मा भी सस्ता होगा। लेकिन नशा करने वाले, गुटखा खाने वालों की जेब ढीली होगी, क्योंकि पान मसाला और तंबाकू पर टैक्स का दायरा बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी फायदे में रहेगा। अब खबर यूपी के गोंडा से, जहां डीजल से भरा हुआ एक टैंकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे टैंकर में भरा हुआ सारा डीजल सड़क पर गिर गया। टैंकर पलटने के बाद सड़क पर बहता डीजल लूटने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग अपने घर से छोटा बड़ा बर्तन लेकर पहुंचे और फिर डीजल भरने में जुट गए। डीजल लूट की वजह से सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम भी लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से टैंकर को हटवाकर जाम खुलवाया। चीन ने मिलिट्री परेड में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अपनी ताकत दिखाई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन किम के जाने के बाद वायरल हो रहे एक वीडियो ने दुनिया को हैरान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपनी खास ट्रेन से जब चीन पहुंचे तो किम जोंग उन का बीजिंग में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लेकिन चीन से लौटते वक्त क्या हुआ, इस वीडियो में देखिए। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर किम जोंग रुके हुए थे। उनके जाने के बाद कर्मचारी उस जगह को साफ करने लगे। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां लोग बैठते हैं वहां सफाई तो होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। खबर है कि किम जोंग उन जहां बैठे थे, जिस ग्लास से पानी पी रहे थे, जिन जिन चीजों को उन्होंने छुआ था, उन सारी जगहों को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। कर्मचारियों ने किम के हर उस निशान को मिटा दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल किम जोंग जहां जाते हैं, उनके कर्मचारी किम का हर फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं। सफाई करने वाले ये कर्मचारी भी वही करते दिखे। यहाँ तक कि किम ने जिस कप का इस्तेमाल किया था वो भी लेकर चले गए। राजस्थान के जालौर में एक विवाहित महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि मोहनलाल नाम के एक शख्स ने घर में घुसकर न सिर्फ महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि विरोध करने पर उसे धमकी भी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस वीडियो में महिला नजर नहीं आई, लेकिन आरोपी छेड़खानी करता दिखा। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, देखो इस तरीके से। गुजरात की रहने वाली ये महिला अपने बच्चों के साथ जालोर के सांचौर में किराए के मकान में रहती थी। आरोप है कि मोहन घर में घुस गया और महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा, और जब महिला ने विरोध किया तो उसे पीटा भी। बाद में महिला ने जब शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, साथ ही सबूत के तौर पर वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई।
तुर्की के समुद्री इलाके में 90 करोड़ की एक लग्जरी यॉट डूबती हुई दिखाई दी। इस यॉट को हादसे से कुछ ही मिनट पहले समुद्र में उतारा गया था, लेकिन समुद्र में पहुंचते ही इस भारी भरकम लग्जरी यॉट ने जल समाधि ले ली। इस हादसे के 15 मिनट पहले के वीडियो में डोल्चे वेंटो नाम की इस लग्जरी याट को क्रेन की मदद से समुद्र में उतारा गया। 85 फीट लंबी सफेद रंग की एक खूबसूरत याट अपने पहले समुद्री सफर पर निकली थी। कुछ दूर तक तो ये पानी में इठलाते हुए आगे बढ़ी। कुछ मिनट तक समुद्र में सैर करने के बाद याट एक तरफ झुकी और देखते ही देखते समुद्र में समा गई। बताया गया कि इस लग्जरी याट की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए थी। याट के डूबते ही इसमें सवार इसके मालिक, कप्तान और 2 क्रू मेंबर्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। इधर ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर एक सैलानी बहने वाला था। समुद्र ने उस टूरिस्ट को लगभग अपनी चपेट में ले ही लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। चमत्कार इसलिए क्योंकि समंदर की इन खतरनाक लहरों के बीच से प्रियव्रत दास नाम के सैलानी को बचा लिया गया। समंदर की लहरें उस टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वहां चट्टान की तरह उसके साथ ये लाइफ गार्ड मौजूद था। उसने सही तकनीक और पूरी सूझबूझ के साथ टूरिस्ट को समंदर के किनारे तक पहुंचाया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। लोगों को बार बार नदियों के पास नहीं जाने की नसीहत दी जा रही है। बावजूद इसके कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोगों के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक वीडियो जारी कर उनसे किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने की अपील की। इस वीडियो में साफ दिखा कि हीरोपंती दिखाने के चक्कर में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। दरअसल नाले का पानी सड़क से होकर बह रहा था। पानी का बहाव काफी तेज था। किनारे खड़े कुछ लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक युवक ने अपनी बाइक पानी में उतार दी। कुछ दूर जाने के बाद ही वो सैलाब के आगे टिक नहीं पाया और बाइक समेत नाले में बह गया। बताया गया कि बाद में उस युवक को बचा लिया गया। पुलिस ने ये वीडियो जारी कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। नैनीताल में बारिश के पानी ने एक वन कर्मचारी की जान ले ली। वन विभाग में काम करने वाले दारोगा ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे, लेकिन नाले के पानी ने उन्हें घर जाने नहीं दिया। पानी ने सड़क को अपने कब्जे में लिया था। उसी पानी में अपनी बाइक ले जाने वाले दारोगा को पानी ने बाइक सहित निगल लिया। पानी की तेज रफ्तार के बीच जब बाइक निकली तो उसे देखकर समझ आ गया कि दारोगा का हाल क्या हुआ होगा। रस्सी के सहारे बाइक को निकालने के बाद दारोगा का शव भी निकाल लिया गया। इस काम के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया था। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में पलट गया, जिसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से खींचकर उसे बाहर निकाला गया। इलाके में बांध का पानी छोड़े जाने के बाद ये स्थिति बनी। गांव में खेतों के बीच पड़े हुए ट्रैक्टर को निकालने के लिए गांव वालों ने उस पर रस्सी लगाई, फिर दूसरे ट्रैक्टर से उसे खींचने की कोशिश की गई। समय रहते ट्रैक्टर को नहीं निकाला जाता तो पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले जा सकता था। इधर पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिला। पठानकोट से लगते इलाके में एक पहाड़ के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल के गांव में पहाड़ों ने बड़ी तबाही मचाई। बताया गया कि पहाड़ के नीचे एक घर भी दब गया था। तो पठानकोट से ये डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, कितना भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि नीचे इसकी चपेट में एक घर भी आ गया। बिहार की राजधानी पटना से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पटना के मनेर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बाहर विवाद हुआ, जिसके बाद एक बदमाश ने गोली चला दी।
पहले कहासुनी हुई, फिर बदमाश ने पिस्टल निकालकर सीने पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली मारने के बाद बदमाश भाग निकला। गोली लगने से राहुल नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया। जो गोली चलाया है उसकी भी पहचान कर ली गई है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें छात्र एक दूसरे पर लात घुसे बरसाते दिखे। ये घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र की है। छात्रों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता नहीं चला, लेकिन बताया गया कि एक गाड़ी से कुछ छात्र वहां पहुंचे और डंडे लेकर वहां खड़े छात्रों पर टूट पड़े। सोसाइटी के बाहर छात्रों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है। बाद में लोगों के बीच बचाव के बाद छात्र वहां से चले गए। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में लगी हुई आग ने जमकर तांडव मचाया है। ये आग मेरिट जंगल में लगी, जिसने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही घंटों में ये आग कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद जंगल धू धू कर जलने लगा। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आसपास के इलाकों में आसमान में चारों तरफ बादल नजर आए। दरअसल ये बादल नहीं बल्कि जंगलों में लगी आग का धुआं था, जो कई किलोमीटर इलाके में फैल गया। धुएं की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो वहीं मेरठ में तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जानकारी के बाद दमकल विभाग के कई कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी। हालांकि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद जिंदगी ठप पड़ गई है, क्योंकि यहां की रेलवे स्टेशन के अंदर पानी भर गया था। लोगों के घर में पानी था, सड़क पर हाल तो पूछिए ही मत। रतलाम की गलियों में नदी जैसा बहाव था। लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। सड़कों से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां भी ट्रेन पानी में डूबी हुई ही दिखाई दी। रतलाम में पानी के प्रकोप के बीच बरसाती नाले में एक व्यक्ति अपनी बाइक के साथ फंस गया। उसने आखिर तक पानी से बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। परेशान किसान अब कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दमोह के एमपी स्टेट एग्रो ऑफिस के बाहर, जहां टोकन पाने के लिए किसानों ने हंगामा कर दिया। बेकाबू किसानों ने खाद के लिए टोकन बांट रहे कर्मचारी को घेर लिया और टोकन छीनने लगे। छीना झपटी के दौरान किसान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद खाद वितरण केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस वालों ने काफी कोशिश के बाद किसानों को शांत कराया। शिक्षक आपके और हम सबके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमें न केवल ज्ञान और शिक्षा देते हैं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में मदद भी करते हैं। लेकिन तेलंगाना के आसिफाबाद में एक शिक्षक ने इस पेशे को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि जय विलास नाम का ये शराबी शिक्षक रोजाना इसी तरह स्कूल जाता है। लेकिन आज हद तो तब हो गई जब ये बच्चों के सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। उठो उठो तुम उठो, तुम उठो, तुम्हारा को निशा ज्यादा होगा, उठो तो बोल रहा हूँ। कितना 10 बज रहा, 10:30 बज रहा। हाँ, ये तरीका नहीं होता ना। घटना सुकुतुपल्ली गांव के सरकारी आश्रम स्कूल में हुई। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी कल्याण विभाग ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया। स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना से नाराज हैं। शिक्षा विभाग ने सभी को चेताया है कि वो ईमानदारी से काम करें और स्कूलों में अनुशासन बनाकर रखें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं, आपको सीधे सुनवाते हैं। साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे। कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि अच्छा पहले ऐसा था, और इसलिए कभी कभी पहले की चीज याद करते हैं तब पता चलता है यहां से यहां चले गए। अब आपके घर परिवार में भी बच्चा 70 मार्क लाता है स्कूल में आपके यहाँ, और 70 का 71, 72, 75 करेगा, ध्यान नहीं जाता है।
लेकिन हम 99 कर लें तो तुरंत जाता है कि हर कुछ कमाल है इसने। तो मेरा कहना यही है कि साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहां आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो, और इसलिए अब जीएसटी में इतनी ज्यादा कटौती कर दी गई है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स, आज आपको याद नहीं होगा लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स, यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोट लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% को क्या, वरना कोई तो लिखेगा ओह अभी भी मोदी 5% लेता है। होटलों में 7,500 रुपया के कमरे के कमरों में भी 5% ही टैक्स लगने वाला है। ये काम किया है, आपने काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था, छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर
31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।